हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो का जो लेक्चर था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, दैट मीन्स कि इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो पहले इसका पार्ट 1 देख लें, क्योंकि जब तक आप पहले का पार्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उसको जो है वो कवर कर लें, आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे कि लास्ट में पढ़ा था कि कैसे जो था वो रॉयतवाड़ी सिस्टम के बारे में, उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में, इन सब सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इन सब सिस्टम से जो लोग थे वो खुश नहीं थे, इसलिए इन सिस्टम्स को जो था वो इम्प्लीमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रहे। सब ने ये सोचा कि इस सिस्टम के थ्रू क्या होगा, जो पीजेंट्स हैं वो रिच हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीजेंट जो थे वो कर्जे में ही डूबते जा रहे थे। अब आगे देखिए, क्रॉप्स फॉर यूरोप, यानी कि यूरोप के लिए कौन कौन सी क्रॉप जो थी वो कल्टीवेट की जा रही थी, वो हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने ये रियलाइज़ कर दिया, उनको मतलब ये रियलाइजेशन हो चुकी थी कि जो कंट्री साइड का एरिया है, दैट मीन्स जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ उनसे सिर्फ हम रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर सकते, यानी कि उनसे सिर्फ हम टैक्स नहीं लेंगे या फिर उनसे हम इनकम नहीं जनरेट करेंगे। दैट मीन्स के गाँव के इलाके जो हैं वो सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए या टैक्स लेने के लिए नहीं है, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जा सकती हैं, जो कि यूरोप को रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि यूरोप के अंदर जिन जिन क्रॉप्स की ज़रूरत थी, जिन जिन फसलों की ज़रूरत थी, वो सारी फसलें जो थी वो इंडिया के कंट्री साइड एरियाज़ में जो थी वो क्या की जा सकती थी, उगाई जा सकती थी। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग, दैट मीन्स कि लेट 18th सेंचुरी में जो कंपनी थी ना, वो ये ट्राई कर रही थी कि वो क्या करेगी, ओपियम और इंडिगो की जो कल्टीवेशन है इसको बढ़ाएगी। ओपियम होता है अफीम, और इंडिगो जो था इसको बोला जाता है नील। ठीक है, यानी कि आपका होता ना वो ब्लू कलर जिसको आप बोलते हो, डाई की जाती है कपड़ों के ऊपर, उसको उसकी कल्टीवेशन होती थी। तो कंपनी जो थी लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे वो ये सोच रही थी कि वो क्या करेगी, ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाएगी। और क्या हुआ, लगभग 150 ईयर्स तक, ठीक है, यहाँ पे बोला ना, इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलो, ठीक है, 150 साल तक उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड किया कल्टीवेटर्स को कि वो क्या करेंगे, इंडिया के वेरियस पार्ट्स में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि बंगाल में जूट प्रोड्यूस की जा रही थी, आसाम में टी प्रोड्यूस की जा रही थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रोविंसेस में शुगर केन जो थी, यानी कि गन्ना जो था वो उगाया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद पंजाब में गेहूं उगाया जा रहा था, महाराष्ट्र और पंजाब में जो है वो कॉटन भी उगाया जा रहा था, एंड मद्रास में राइस जो थे वो इनकी कल्टीवेशन करवा रहे थे। हाउ वॉज दिस डन, ये क्यों हो रहा था, बिकॉज ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या कर रहे थे, जो क्रॉप्स की उनको ज़रूरत थी उनकी वो कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत डिफरेंट ऑफ वैराइटीज़ ऑफ मेथड्स जो थे वो उन्होंने यूज़ किए। अब ये बोल रहे हैं कि आप जो है एक क्रॉप को उठा लो और उस क्रॉप की पूरी स्टोरी को क्या करो, लुक आउट करो, और कैसे उसकी प्रोडक्शन की गई, किसके कौन कौन सा मेथड जो था वो यूज़ किया गया उसकी प्रोडक्शन के लिए, वो सारा आपको क्या करना है, बताना है। तो आगे ये बोल रहे हैं, डज कलर हैव अ हिस्ट्री, यहाँ पे कलर जो है वो इंडिगो को बोला गया है। क्यों, क्योंकि इंडिगो जो था वो एक ऐसा कलर था जिससे कपड़ों की डाई की जाती थी। तो इन्होंने बोल रहा है कि क्या कलर की भी कोई हिस्ट्री हो सकती है। तो इन्होंने दो फिगर्स आपको दी हैं, ये फिगर 5 और फिगर 6, ठीक है। 5 फिगर में जो है ये कलम कारी प्रिंट है जो कि 20th सेंचुरी में इंडिया के अंदर किया गया था, और फिगर 6 में ये एक मॉरिस कॉटन प्रिंट था जो कि लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर किया गया था। तो ये देखिए, इसके अंदर ये कलर देखिए, ये ब्लू कलर यहाँ पे भी है और ब्लू कलर यहाँ पे भी, और यहाँ पे बहुत सारी ये कलमकारी, दैट मीन्स कि कलम के थ्रू या हाथ के थ्रू जो था वो प्रिंट किया जाता था, और यहाँ पे ये कॉटन से प्रिंट किया गया है। तो अब हम इसको आगे रीड करेंगे, देखेंगे ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इमेज है लेफ्ट साइड पे वो कलमकारी प्रिंट है, जिसको क्या किया है, इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में कुछ व्यूवर्स ने, व्यूवर्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, मतलब कढ़ाई बुनाई करते हैं। तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे इमेज है कलमकारी प्रिंट की, उसको इंडिया के आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यूवर्स ने क्या किया है, बनाया है, और जो राइट साइड पे फ्लोरल कॉटन प्रिंट की जो इमेज है उसको विलियम मॉरिस ने क्या किया था, डिज़ाइन किया है और प्रोड्यूस किया है। विलियम मॉरिस जो है ये एक फेमस पोइट और आर्टिस्ट है 19th सेंचुरी के, ठीक है, ब्रिटेन के, यानी कि ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये बहुत ही मशहूर मतलब कविताएं लिखते थे, और एक बहुत बड़े कलाकार भी थे, आर्टिस्ट थे। अब क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, ये जो दोनों प्रिंट्स आपको बताए हैं ना, ये दोनों, इन दोनों प्रिंट्स में एक चीज़ जो थी वो कॉमन थी,
वो कॉमन क्या है कि दोनों के अंदर देखिए कलर यूज़ हुआ है, और वो कलर कौन सा है, ब्लू कलर। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि दोनों प्रिंट्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो दोनों वो चीज़ें क्या हैं, वो है ब्लू कलर, जिसको क्या बोला गया है, इंडिगो। अब क्या बोल रहे हैं, डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, क्या आपको पता है कि ये कलर जो है वो, ये ब्लू कलर जो है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बोल रहा है द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स, जो ब्लू कलर आप इन प्रिंट्स के अंदर देख रहे हो वो एक प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है, जिस प्लांट का नाम है इंडिगो। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। और ये आपको मतलब सुनकर थोड़ी सी हैरानी भी होगी कि ये जो मॉरिस जो थे ना, विलियम मॉरिस जो थे, जो उन्होंने अपनी ये फ्लोरल कॉटन प्रिंट का जो प्रिंट प्रोड्यूस किया था, ये डिज़ाइन किया था, इसमें इन्होंने इंडिगो कलर जो है वो कहाँ से लिया था, इंडिया के अंदर जो प्लांट कल्टीवेट किया गया था, इंडिगो प्लांट कल्टीवेट किया गया था, उसी से ये कलर जो है वो इन्होंने अपनी उसमें डाला था। ठीक है, इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो ये बोल रहा है कि इंडिया जो था वो बहुत बड़ा सप्लायर था इंडिगो का उस समय पे। ठीक है, वर्ल्ड में उस समय पे इंडिगो जो का सप्लायर कौन था, इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर था। यानी कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर इंडिगो की ज़रूरत पड़ती थी, कलर की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो इंडिया से ही बाय करते थे। अब क्या था, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, डिमांड जो थी इंडियन इंडिगो की वो क्यों थी। ठीक है, सिर्फ इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ रही थी। तो जो इंडिगो प्लांट था वो क्या किया जा रहा था, ट्रॉपिक एरियाज़ में जो था वो ग्रो किया जा रहा था। ट्रॉपिक एरियाज़ जो वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हवा में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो उनको ट्रॉपिक एरियाज़ बोलते हैं। तो इंडिगो की कल्टीवेशन जो थी वहीं की जाती थी जहाँ पे ट्रॉपिक गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। अब ये बोल रहा है कि 13th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर इंडिगो कल्टीवेट किया जा रहा था ना, उनको यूज़ किया जाने लगा क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, जो मतलब लोग कपड़े बनाते थे ना, उनके द्वारा यूज़ किया जाने लगा। कहाँ पे, इटली में, फ्रांस में और ब्रिटेन में, सो दैट कि वो उन कपड़ों को क्या कर सके, कलर कर सके। देन उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high। वो ये बोल रहे हैं कि कुछ ही मतलब कुछ छोटी ही क्वांटिटी में जो इंडियन इंडिगो था ना, वो यूरोपियन मार्केट में भेजा जा रहा था, और उस स्मॉल अमाउंट का भी प्राइस जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, हाई था, बहुत ज़्यादा था। आगे क्या बोल रहा है कि जो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, अब इंडिया से तो कम ही क्वांटिटी में वो वहाँ पे पहुँच रहा था इंडिगो, तो अब उस क्वांटिटी से वो अपने कपड़े जो थे वो पूरे डाई नहीं कर पाते थे, इसलिए जो यूरोपियंस थे वो एक और प्लांट्स के ऊपर क्या कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, और वो प्लांट कौन सा था, वाउड। ठीक है, WOAD ये प्लांट था, ये यूरोप के अंदर ही कल्टीवेट किया जाता था। तो लेकिन इस कलर, ये जो प्लांट से जो कलर निकलता था ना, वो बहुत ही क्या होता था, फीका होता था, इसलिए उनकी डिमांड थी कि इंडिया से ही वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, इंडिगो ले सकें। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, अब क्या था, यूरोप के अंदर ये जो प्लांट की कल्टिवेशन हो रही थी ना, वाउड की, ये टेम्परेट जोन में इसको कल्टिवेट किया जाता था। टेम्परेट जोन यानी कि जो ठंडे इलाके होते हैं, तो वाउड जो था वो क्या कर रहा था, यूरोप में ईजिली अवेलेबल हो जाता था। इट वॉज ग्रोन इन कहाँ पे, ये वाउड जो प्लांट था ये कहाँ ग्रो किया जाता था, नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में, और जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में ये जो था ये क्या किया जाता था, ग्रो किया जाता था। वरीड बाय द कंपटीशन, अब लोग जो थे ना, जो ये कंपटीशन चल रहा था, क्योंकि इंडिया का जो इंडिगो था वो बेटर था, और वो कम क्वान्टिटी में लेकिन लोगों को मिल रहा था। लेकिन जो ये इन कंट्रीज़ के, जैसे सदर्न फ्रांस, नॉर्दर्न इटली, जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे ये ग्रो किया जा रहा था ना, वहाँ के लोग जो थे वो डर रहे थे, परेशान हो रहे थे कि इंडिगो से, ठीक है, इंडिगो के कंपटीशन से वो परेशान हो रहे थे। जो वाउड प्रोड्यूसर थे, दैट मीन्स कि जो वाउड की प्रोडक्शन कर रहे थे यूरोप के अंदर, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वो क्या करें, इंडिगो के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दें, यानी कि जो इंडिया से इंडिगो आ रहा है उसके ऊपर वो टोटली बैन लगा दें, क्योंकि उस वजह से वाउड के कल्टिवेटर्स को, प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा था। देन उसके बाद क्या है आगे, जो क्लॉथ डायर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, इंडिगो को प्रेफर कर रहे थे एज अ डाई, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो वाउड से जो कलर आता था वो बहुत ही फीका होता था, लेकिन जो इंडिगो प्लांट से जो कलर आता था ना वो बहुत ही डार्क और अच्छा होता था, चमकीला सा होता था। इसलिए जो कपड़े डाई करने वाले लोग थे ना, वो क्या कहते थे, वो क्या करते थे, इंडिगो को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे थे। देन वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे इंडिगो की जो कल्टिवेशन है, क्योंकि इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बता दिया कि इंडिगो जो था ये बहुत ही अच्छा कलर
देता था, डार्क ब्लू कलर देता था। और वहाँ पे अगर वाउड की अगर आप बात करो तो वो एक बहुत ही पेल और डल यानी कि बहुत ही फीका सा कलर होता था उसके प्लांट का। तो क्या हुआ 17th सेंचुरी के दौरान में यूरोपियन जो क्लाउड्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, यानी कि जो कलर्स करते थे कपड़ों को, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर फिर से प्रेशर डाला और उन्होंने बोला कि भाई आपने जो बैन लगाया है इंडिगो के इंपोर्ट के ऊपर उसको क्या कर दो, हटा दो। सो दैट कि गवर्नमेंट ने भी वो बैन जो था वो हटा दिया। अब क्या हुआ, जो फ्रेंच बिगेन, दैट मीन्स जो फ्रांस के लोग थे ना, उन्होंने भी क्या किया, कल्टीवेशन करना शुरू कर दी इंडिगो की। कहाँ पे, सैन डोमिंगियो, ठीक है, डोमिंगियो ये कैरिबियन आइलैंड जो एक जगह है वहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड में एक जगह है सॉन डोमिंगियो, ठीक है, वहाँ पे ये जो मे भी शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही होंगी, डोमिंगियो, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहे थे किसकी, इंडिगो की। और साथ ही साथ में ब्राज़ील जगह है, वहाँ के पोर्तुगीज़ में, और जमाइका जो द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुला, यहाँ पे इंडिगो की कल्टीवेशन जो थी वो की जाने लगी। इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में इंडिगो की प्लांटेशन जो थी वो देखने को मिली। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी के एंड में जो डिमांड थी ना इंडियन इंडिगो की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ब्रिटेन जो थे वो क्या करने लगे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने लगे, और वहाँ पे वो क्या करने लगे, वहाँ पे कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो क्या करने लगे, बढ़ाने लगे। तो ताकि कॉटन बढ़ेगा तो तभी जो डिमांड जो थी क्लॉथ डाइज की यानी कि इंडिगो की वो भी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन को एक बहुत बड़ा मतलब मौका मिल गया कि वो क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे और उन इंडस्ट्रीज़ में वो कॉटन की प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कॉटन बढ़ेगा वैसे वैसे कपड़ों को डाई करने के लिए भी क्या डिमांड जो थी वो बढ़ेगी। वाइल जो डिमांड थी इंडिगो की बढ़ रही थी, लेकिन जो उसकी सप्लाईज थी ना वेस्ट इंडीज़ और अमेरिकाज़ में, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो उसकी सप्लाई आ रही थी वो कम होने लगी, और उसके बहुत सारे रीजंस थे। अब आगे क्या बोल रहा है, 1783 से 1789 के बीच का जो पीरियड था, इस समय पे जो प्रोडक्शन हो रही थी इंडिया के अंदर, इंडिगो की जो प्रोडक्शन हो रही थी वर्ल्ड में, वो क्या होने लगी, गिरने लगी। यानी कि उसका 1 सेकेंड मतलब आधा भी नहीं रहा था प्रोडक्शन। यानी कि अगर 100% प्रोडक्शन हो रही थी तो 50% प्रोडक्शन भी नहीं रही थी अब वर्ल्ड के अंदर, किसकी, इंडिगो की। जो क्लॉथ डायर्स थे ब्रिटेन के अंदर, अब वो डेस्परेटली वो क्या कर रहे थे, वो नया सोर्स ढूंढ रहे थे कि इंडिगो की सप्लाई कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। फिर वो ये सोच रहे थे कि अब इंडिगो जो है वो कहाँ से लाया जाएगा। अब उनकी डिमांड जो थी, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी थी इंडिगो के, और वर्ल्ड के अंदर इंडिगो जहाँ जहाँ भी प्रोड्यूस किया जा रहा था वहाँ पे उसकी कमी हो रही थी, क्योंकि इंडिगो जो है ना जिस भी लैंड के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता था वहाँ पे वो लैंड जो थी वो बाद में वो बंजर बन जाती थी, वहाँ पे वापस कोई मतलब क्रॉप जो थी वो कल्टीवेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इंडिगो जो था वो ज़मीन के अंदर से सारा पानी जो था वो खींच लेता था। दैट्स वाई वो क्रॉप जो थी वो बंजर हो जाती थी, इसीलिए वहाँ पे वापस कोई कल्टिवेशन नहीं की जाती थी। और यही एक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स और भी बहुत सारे रीजंस रहे थे कि इंडिगो की कल्टिवेशन जो थी वो ख़त्म हो रही थी। अब क्या था, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो था वो ये सोच रहा था कि भाई अब क्या है, अब हम कहाँ से इंडिगो लेंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड के अंदर बाकी जो आसपास के जो उसके देश थे जहाँ से वो इंडिगो ले रहा था वहाँ पे तो कमी आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, वापस वो इंडिया की तरफ मुड़ गए। आगे, फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में इंडिगो की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जो कंपनी थी ना उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर हम इंडिगो की कल्टीवेशन जो है उसको क्या है, बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी के लास्ट जो डिकेड्स थे, ठीक है, जैसे 20 ईयर्स बोल सकते हो लास्ट के रह गए थे 18th सेंचुरी के, या 30 ईयर्स बोल सकते हो, इंडिगो की जो कल्टीवेशन थी ना बंगाल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी। और बंगाल जो था ना पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर मतलब उसने डोमिनेट कर लिया था। दैट मीन्स कि बंगाल के अंदर इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन हो रही थी किसकी, इंडिगो की, कि उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना ही राज जो था वो चला लिया। दैट मीन्स के लोग जो थे वो बंगाल आ रहे थे और वहाँ से इंडिगो को क्या करके लेके जा रहे थे। 1788 में क्या हुआ, 30% जो इंडिगो था वो इम्पोर्ट कर दिया गया ब्रिटेन में इंडिया से, ठीक है, इंडिया के बंगाल से, या आप कहीं से भी बोल सकते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से जो इंडिगो था ना 30% इंडिगो जो था वो ब्रिटेन में भेज दिया गया। फिर 1880 के दौरान क्या हुआ, जो प्रोपोर्शन था वो 95% हो चुका था। दैट मीन्स के पहले सिर्फ 30% जा रहा था, लेकिन 1810 के ईस्वी के दौरान 95% प्रोपोर्शन यानी कि 95% जो इंडिगो था वो ब्रिटेन लेके जाने लगा। देन उसके बाद क्या था, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, यही इंडिगो का जो ट्रेड था ये बढ़ने लगा। कमर्शियल एजेंट्स जो थे और ऑफिशियल जो थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया, इंडिगो की प्रोडक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब कमर्शियल एजेंट्स कौन से हो गए, यानी कि ये जो व्यापारी वगैरह होते हैं ना, अब इन्होंने क्या सोचा, और कंपनी के कुछ ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने सोचा कि भाई इंडिगो का ट्रेड तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। उन्होंने क्या किया, इंडिगो की प्रोडक्शन के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब क्या है, आगे बोल रहा है कि
ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स। जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे कंपनी के जो कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरियां छोड़ दी और वो इंडिगो का बिजनेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, इस चीज़ से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि अब इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है, तो अब जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन जो थे वो इंडिया आ गए और उन्होंने क्या किया, वो प्लांटर्स बन गए। प्लांटर्स का मतलब कि वो यहाँ आके अपने इस इंडिगो का बिजनेस जो था उन्होंने वो शुरू कर दिया। दोज हु हैड नो मनी, जिनके पास पैसा नहीं था वो भी क्या करने लगे, इंडिगो की प्रोडक्शन करने लगे। कैसे कि वो कंपनी से क्या करते थे, लोन ले लेते थे और वो बैंक से भी कुछ लोन ले लेते थे। ठीक है, तो उस बैंक से लोन ले लिया या कंपनी से लोन ले लिया, फिर वो लोन लेके वो क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे किसके ऊपर, इंडिगो के ऊपर। अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो की कल्टिवेशन जो थी वो कैसे की जाती थी। तो दो तरीके थे, देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, दो तरीकों से इंडिगो की कल्टिवेशन की जाती थी, एक था निज और दूसरी थी रायोती। ठीक है, रायोती के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था इस सिस्टम के बारे में भी, तो आपको पता है कल्टिवेटर्स जो थे वो कल्टिवेट करते थे। तो अब विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन, निज कल्टिवेशन के सिस्टम में क्या था कि जो प्लांटर था ना वो प्रोड्यूस करता था इंडिगो को लैंड्स के ऊपर, दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जिसके ऊपर वो पूरी तरह से मतलब डायरेक्ट कंट्रोल रख सकता था। ही आइदर बाउट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। दैट मीन्स कि निज कल्टिवेशन में क्या था कि जो प्लांटर था ना वो क्या करता था, लैंड के ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करता था, प्रोड्यूस करता था, और वो क्या करता था, या तो वो लैंड खरीद लेता था या फिर वो किराए पे लैंड ले लेता था किसी दूसरे ज़मींदार से, और वहाँ पे वो क्या करता था, इंडिगो की प्रोडक्शन करता था। कैसे करता था, वहाँ पे वो मतलब किसानों को या लेबर्स को क्या करता था, हायर करता था, यानी कि किराए पे उनको रख लेता था। तो उस किराए उनको किराया मतलब उनको तनख्वाह दे देता था और वहाँ पे कल्टीवेशन करवाता था उनसे। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इस निज कल्टीवेशन से प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही थी। तो जो प्लांटर्स थे ना, फाउंड इट डिफ़िकल्ट, वो उनको ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि वो निज कल्टीवेशन के अंदर क्या कर सकेंगे, इंडिगो की कल्टीवेशन को एक्सपैंड कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड, इंडिगो जो था वो सिर्फ वही कल्टीवेट किया जाता था, वहीं उसकी प्रोडक्शन की जा सकती थी जहाँ पे लैंड जो थी ना वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती थी, उपजाऊ होती थी। एंड ऑल ऑफ दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और वहाँ पे जहाँ पे मतलब एरिया जो था वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पे ही जो थी फर्टाइल लैंड देखने को मिलती थी। कुछ ही छोटे प्लॉट्स होते थे जहाँ पे मतलब इस लैंडस्केप के लिए, दैट मीन्स के इस कल्टीवेशन के लिए क्या होते थे, एक्वायर किए जाते थे। लेकिन प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता था कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, और वो लैंड वो कहाँ से ले सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लैंड जो थी वो एग्रीमेंट पे लेना शुरू कर दी। ठीक है, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास, जहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री थी ना उस फैक्ट्री के आसपास वो क्या करते थे, थोड़ा बहुत लैंड जो थी वो एग्रीमेंट पे ले लेते थे, और पीजेंट्स को उन एरिया से निकाल दिया गया था, किसानों को उनके एरिया से निकाल दिया था, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन और कन्फ्लिक्ट जो थी, लड़ाइयाँ वगैरह जो थी वो शुरू हो चुकी थी। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि आल्सो द लेबर वॉज नॉट ईजिली जो लेबर जो थी ना वो भी वहाँ पे आसानी से नहीं लाई जा सकती थी। तो प्लांटेशन जो थी, लार्ज प्लांटेशन जो थी, उसको बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए था, और बहुत ज़्यादा लैंड के उनके पास अवेलेबल नहीं थी। और बहुत सारे लोग जो थे ना, पीजेंट जो थे, वो क्या करते थे, अपनी राइस कल्टीवेशन में मतलब अपनी राइस कल्टीवेशन करते थे। जिस समय इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी उसी समय पे राइस की भी कल्टीवेशन की जाती थी, इसलिए उनको जो था लेबर जो थी वो नहीं मिल पाती थी। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड बुलक्स। जो निज की कल्टीवेशन थी ना उसके लिए क्या था, प्लोज और बुलक्स, यानी कि हल और साथ में बैल वगैरह जो थे ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते थे। 1 बीघा, बीघा का मतलब होता है एक यूनिट है जिससे लैंड को मेजर किया जाता है। जैसे ये पूरी लैंड है, ये पूरी लैंड को मेजर करने के लिए 1 बीघा जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी करेंसी होती है यूनिट, उस करेंसी का यूनिट है ना आपके जैसे रुपीज़, तो वैसे ही लैंड को मेजर करने का यूनिट क्या है, बीघा। तो 1 बीघा जो थी इंडिगो कल्टीवेशन की, उसको दो हल चाहिए थे, यानी कि अगर 1 बीघा लैंड है तो उस 1 बीघा लैंड की कल्टीवेशन, वहाँ पे अगर हम इंडिगो की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उस कल्टीवेशन में 2 हल जो थे वो चाहिए होते थे। इसका ये मतलब था कि अगर एक प्लांटर जो है उसके पास 1000 बीघा लैंड है तो उसको 2000 क्या चाहिए थे,
हल चाहिए थे। इन्वेस्टिंग एट परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब प्लोज खरीदने के यानी कि हल खरीदने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और उनकी सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी, बिकॉज पीजेंट जो थे उनके हल और उनके बैल जो थे ना वो उस समय पे बिजी रहते थे, क्योंकि वो किसकी कल्टीवेशन कर रहे होते थे, राइस की कल्टीवेशन कर रहे होते थे। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इंडिगो और राइस की कल्टीवेशन सेम टाइम पे होती थी, इसलिए मैक्सिमम लोग जो थे वो उस समय पे राइस की कल्टीवेशन कर रहे होते थे। और इसीलिए इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए उनके पास ना ही हल होते थे, ना ही बैल होते थे, और ना ही उनके पास लेबर होती थी, किसान होते थे। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, टिल द लेट 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर reluctant टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। तो 19th सेंचुरी के लेट में प्लांटर जो थे ना वो अपना एरिया जो था निज कल्टीवेशन के अंडर वो नहीं एक्सपैंड कर सके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। उन्होंने क्या किया, जैसे ये एक लैंड है ना, इस लैंड का 25% जो एरिया था वो किसके अंडर दे दिया उन्होंने, इंडिगो की कल्टीवेशन के। उन्होंने बोला कि भाई बाकी आप जो इस लैंड के अंदर बाकी आप जो मर्जी करो, लेकिन ये जो 25% लैंड का एरिया है यहाँ पे इंडिगो ही क्या की जाएगी, ग्रो की जाएगी। ठीक है, फिर जो रेस्ट था वहाँ पे आप किसी भी तरह की कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो, और वो वहाँ पे राइती सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। यानी कि वहाँ पे आप चाहे चावल उगाओ या चीनी उगाओ या फिर शुगर केन गन्ना उगाओ, मतलब जो भी है आप कर सकते हो। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स, ठीक है, अब इंडिगो जो था वो राइतों की लैंड्स पे भी क्या किया जाने लगा था, उगाया जाने लगा था। तो क्या बोल रहा है, राइती सिस्टम के अंदर जो प्लांटर्स थे ना उनको वो क्या कर रहे थे, रॉयट्स को यानी कि कल्टीवेटर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो साइन करे, और उस एग्रीमेंट को उस समय पे बोला जाता था पट्टा। ठीक है, तो उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो एग्रीमेंट साइन करे। एज टाइम एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। और कई बार तो ऐसा होता था कि जब राइट जो थे, कल्टीवेटर जो थे, जब वो साइन नहीं करते थे तो जो विलेज का हेडमैन होता था ना, जो एक स्पेशल पर्सन होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसको प्रेशराइज करते थे, उसके ऊपर प्रेशर डालते थे कि वो क्या करे, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। ठीक है, किसके बिहाफ पे, रॉयट्स के बिहाफ पे। जो दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश, जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, एग्रीमेंट जो था वो साइन कर लेते थे, उनको जो कैश था, पैसा जो था वो एडवांस में मिल जाता था। कौन देता था, प्लांटर्स देते थे। और पैसा तो वो उनको दे देते थे, लेकिन उनसे क्या करते थे, लो इंटरेस्ट पे पैसा उनको देते थे। ठीक है, देन उसके बाद लोन जो था, बट द लोन कमिटेड द राइट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। वही बताया ना कि 25% जो मतलब उसकी जितनी भी लैंड होती थी, उस लैंड का 25% जो एरिया होता था वहाँ पे वो किस चीज़ की कल्टिवेशन करते थे, इंडिगो की। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। जो प्लांटर्स था वो उनको सीड्स दे देते थे, उनको मशीन्स दे देते थे। वो जो कल्टिवेटर्स थे वो क्या करते थे, सॉइल को प्रिपेयर करते थे और वहाँ पे बीज बोते थे, और साथ ही में उस क्रॉप को क्या करते थे, देखते थे। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे यही बताया हुआ है, द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्राउट फ्रॉम द फील्ड्स टू द फैक्ट्री। कैसे ये जो है इंडिगो की फसल को वो फैक्ट्री के अंदर लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पे ये बताया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है कि जैसे क्रॉप जो थी वो प्लांटर को डिलीवर कर दी जाती थी काटने के बाद, तो न्यू लोन जो था वो रॉयट्स को के ऊपर आ जाता था, और साइकिल जो था फिर से शुरू हो जाता था। यानी कि क्या था, प्लांटर्स उनको क्या करते थे, पैसा दे देते थे एडवांस में, और साथ में बीज वगैरह दे देते थे। फिर क्या करते थे, जो आपके फार्मर्स होते थे, ठीक है, राइट जो थे, कल्टीवेटर जो थे, वो क्या करते थे, फिर से बीज ज़मीन जो थी खोद देते थे, वहाँ पे सीड्स वगैरह लगा देते थे, और पूरी क्या करते थे, फसल की देखभाल करते थे। और जब काटने का टाइम आता था, काट कर वो क्या करते थे, फिर से प्लांटर्स को दे देते थे, और फिर से ये साइकिल जो था ऐसे ही चलता रहता था। पीजेंट जिनको क्या, पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्पेटेड बाय द लोन सून रिलीज द हाउ हार्श द सिस्टम आर। जिनको लोन मतलब जो जिन पीजेंट्स ने लोन लिया हुआ था ना, उनको जल्द ही पता चल गया कि ये सिस्टम जो था ये बहुत ही गंदा था। पहले तो उनको मज़ा आ रहा था कि भाई हमें पहले ही पैसे मिल गए, लेकिन उनके ऊपर लोन भी चढ़ता जा रहा था। तो जब लोन चढ़ रहा था तो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्या है, बहुत ही गंदा है। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स वर नेवर एंडेड। जो मतलब इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए उनको प्राइस दिया जाता था, रकम दी जाती थी, वो बहुत कम होती थी, लेकिन जो लोन का साइकिल था ना वो बहुत ज़्यादा होता था, और वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी उनको फिर फेस करनी पड़ी, किसको, फार्मर्स को, कल्टिवेटर्स को, रायोट्स को। ठीक है, द प्लांटर्स यूजली इंसिस्टेड दैट इंडिगो भी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच प्लांट पीजेंट्स रेफर टू कल्टिवेट राइस। जो प्लांटर्स थे ना वो उनको इंसिस्ट करते थे, किनको,
पीजेंट्स को कि वो क्या करें, इंडिगो की कल्टीवेशन जो है वो अच्छे से अच्छी सॉइल पे करें, ठीक है। और वो क्या करते थे, उनको प्रेफर करते थे कि आप राइस वगैरह जो है इनकी कल्टीवेशन छोड़ दो, अब आप इंडिगो की ही कल्टीवेशन करो। तो इंडिगो जो था ना वो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा पानी, डीप रूट्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी जो था वो क्या करता था, खींचता था, और सॉइल जो थी वो पूरी तरह से क्या हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो इंडिगो की हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि जब इंडिगो की कल्टीवेशन वहाँ हो जाती थी, उसकी कटाई वगैरह हो जाती थी, तो लैंड जो थी ना वहाँ पे वापस से चावल वगैरह नहीं उगाए जा सकते थे, क्योंकि वहाँ की जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है कि हार्वेस्ट के बाद, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंडिगो विलेज वर यूजली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ऑन पे प्लांटर्स। जो इंडिगो के विलेजेस जहाँ पे इंडिगो उगाया जाता था ना, वहाँ पे इंडिगो फैक्ट्रीज भी बनाई गई थी, और वो फैक्ट्रीज जो थी वो प्लांटर्स ने क्या कर ली थी, खरीद ली थी। हार्वेस्ट के बाद जो इंडिगो प्लांट किया जाता था, टेकन टू द वार्ड्स इन द इंडिगो फैक्ट्री, जो मतलब हार्वेस्टिंग के बाद इंडिगो प्लांट को फैक्ट्री में लिया जाता था। 3 और 4 वर्ड्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। 3 या 4 से वर्ड्स जो थे, वर्ड्स क्या हो गया, वो जो आपकी फसल वगैरह होती है, ठीक है, इकट्ठी की जाती थी, और वो जो मतलब वो 3 से 4 अगर वो होंगी तो वहाँ से मतलब एक कपड़े की डाई जो थी वो निकल जाती थी। ईच वर्थ हैड अ सेपरेट फंक्शन, हर एक वर्थ का अलग अलग फंक्शन होता था। द लीव स्ट्रिप्ड ऑफ द इंडिगो प्लांट वर फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि कैसे उनकी जो प्रोडक्शन थी वो की जा रही थी, कैसे डाई जो था, कलर जो था वो बनाया जाता था, ठीक है। पहले उसको गर्म पानी में डाला जाता था कुछ घंटों के लिए, फिर फार्मर जो थे वो उनको अलग करते थे, फिर वहाँ से लिक्विड जो था उसको बॉईल करते थे, और जब वो बबल्स निकलते थे तब वो रोटन लीव जो थे उनको फिर उन लिक्विड्स में से निकाला जाता था, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे इंडिगो जो था उसको तैयार किया जाता था। देन उसके बाद जो है द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, दैट मीन्स कि ब्लू रेबिलियन उसको नाम दे दिया गया था। रेबिलियन यानी कि विद्रोह बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक जो ये शुरुआत थी किसकी, ये जो ब्लू रेबिलियन की शुरुआत थी ये शुरू हो चुकी थी ना मार्च 1859 में। बहुत सारे राइट जो थे, कल्टीवेटर्स थे बंगाल के अंदर, उन्होंने मना कर दिया कि भाई अब वो इंडिगो की प्रोडक्शन जो है वो नहीं करेंगे। बहुत सारे रेबिलियन जो थे, विद्रोह जो थे वो फैलने शुरू हो गए। राइट जो थे, कल्टीवेटर्स जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब वो किसी भी तरह का रेंट जो है वो प्लांटर्स को नहीं देंगे, और साथ ही साथ में उन्होंने बहुत सारी इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया अपनी मतलब तलवारों के साथ, तीरों के साथ, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बोला, वुमेन्स थी वो भी मतलब फ़ाइट करने लगी। वो अपने मतलब पॉट्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि मटके वगैरह हो गए, पैंस वगैरह जो हो गए, किचन का जो सामान होगा, ये वो क्या करते थे, फेंकते थे उनके ऊपर, वुमेन जो थी। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे ना, उनको भी सोशली क्या कर दिया था, बायकॉट कर दिया था, बेदखल कर दिया गया था। और गोमास्तास जो थे, ये क्या थे, ये एजेंट्स होते थे प्लांटर्स के, यानी कि प्लांटर जो थे उन्होंने गोमास्तास को अपॉइंट किया था सो दैट कि वो क्या कर सके, मतलब किराया वगैरह जो है, पैसे जो है वो वसूल कर सके, ठीक है। गोमास्तास एक तरह के एजेंट्स थे प्लांटर्स के। तो गोमास्तास जब वो पैसा रेंट जो था, किराया जो था वो कलेक्ट करने आते थे, तो उनको भी मार देते थे। कौन, रायट्स हो गए या वुमेन्स होंगी, ठीक है। रायट्स वोट दे वुड नो लॉन्गर, उन्होंने कसम खा ली, रॉयट्स ने, कल्टीवेटर्स ने कसम खा ली कि वो अब किसी भी तरह का एडवांस जो है वो नहीं लेंगे इंडिगो को ग्रोन करने के लिए, ना ही वो क्या करेंगे, प्लांटर्स के साथ बात करेंगे। फिर लाठियाल जो थे, ये क्या करते थे, लाठी इनके हाथ में होती थी, और इनको लाठी वगैरह पकड़ा देगी कि अगर प्लांटर्स अगर हमारे इधर आएंगे तो अगर वो हमें फोर्स करेंगे तो आप उनको क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या था, वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब इंडिगो के जो पीजेंट्स थे उन्होंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगे। उनको किस चीज़ की पावर, उनको शक्ति जो थी रेबेल की, इस विद्रोह की कहाँ से मिली। तो क्लियरली ये था कि जो इंडिगो सिस्टम था ना वो पूरी तरह से ऑप्रेसिव था, विद्रोह के लायक था। बट दोज हु आर अपोज डू नॉट ऑलवेज राइज अप, लेकिन वो लोग जो कि मतलब इस चीज़ को ऑप्रेस कर रहे थे, ज़रूरी नहीं कि वो एक विद्रोह को के साथ ही बाहर आए। दे डू सो ओनली, वो तभी करते हैं ऐसी हरकतें, ऐसे विद्रोह जो है, रेबिलियन जो है वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। तो 1859 में क्या हुआ, जो इंडिगो राइट्स जो थे ना, उनको ये लगने लगा कि लोकल ज़मींदार और विलेज हेडमैन जो हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं रेबिलियन के अंदर, ठीक है। रेबिलियन में वो भी उनका साथ दे रहे हैं, और वो रेबिलियन जो था वो किसके अगेंस्ट था, प्लांटर्स के अगेंस्ट था। बहुत सारे विलेजेस में हेडमैन जो थे वो क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, जिनको फोर्स किया जा रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो था, इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करे। उन्होंने क्या किया, उन हेडमैन्स ने इंडिगो पीजेंट्स का सपोर्ट किया और उनको जो था वो लाठियाल्स पकड़ा दी, सो दैट कि जब भी कोई प्लांटर वहाँ गांव में आए और वो उनको फोर्स करे तो वो उनको मार सके। बहुत सारी प्लेसेस में ज़मींदार जो थे
गांव-गांव जाते थे और वो रायोट्स को क्या करते थे, मतलब ये समझाते थे कि भाई अब आप क्या करना, प्लांटर्स को कभी भी हाँ मत करना इंडिगो की प्लांटेशन के लिए। तो ये जो ज़मींदार थे ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब नाखुश हो गए थे उन प्लांटर्स की बढ़ती हुई पावर से, और बहुत ज़्यादा गुस्सा थे उन प्लांटर्स के ऊपर जो उनको फोर्स करते थे कि वो उनको लैंड दे दे लंबे समय के लिए एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ से वो गुस्सा थे, कौन, ज़मींदार। ज़मींदार इसलिए गुस्सा थे क्योंकि पहले तो वो चाहते थे कि भाई इनकी पावर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, और दूसरा ये था कि वो उनको प्लांटर्स जो थे ना वो ज़मींदारों को फोर्स करते थे कि ज़मींदार उनको प्लांटर्स को अपनी ज़मीन दे दे एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। इन सब चीज़ों से वो गुस्सा थे। अब आगे क्या हुआ, इंडिगो पीजेंट जो थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट किया कि वो उसका सपोर्ट करे, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो भी मतलब वरीड हुई, वो भी परेशान हुई कि इस मतलब एक और क्यों परेशान थी, क्योंकि 1857 का एक बहुत बड़ा विद्रोह हो चुका था, उससे वो बहुत परेशान थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो दूसरा विद्रोह ना हो। इसलिए क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कुछ इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जहाँ पे इंडिगो ग्रोन किया जाता था वहाँ पे खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे उन्होंने टूर किया विंटर में 1859 में। सो वहाँ पे जाके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके दौरा किया और वहाँ पे देखा कि भाई कैसे जो है वो इंडिगो की कल्टीवेशन के ऊपर लोग जो है वो क्यों रेबिलियन कर रहे हैं। तो राइट जो थे उन्होंने ये देखा कि जो गवर्नमेंट है वो भी उनके सिंपैथी दिखा रही है। तो बरसात में क्या हुआ, जो मैजिस्ट्रेट थे एशले एडिन ये मैजिस्ट्रेट थे, इन्होंने एक नोटिस जो था उसको इशू किया कि भाई क्या है, रॉयट्स के जो हैं उन जो भी वो मतलब डिमांड कर रहे हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर वो साइन नहीं करना चाहते तो फोर्सफुली उनसे कोई भी साइन नहीं करवाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक जो था नोटिस, मतलब उन्होंने एक जो बोल सकते हो आप एक एक मतलब फॉर्म बिठाई, एक गवर्नमेंट बिठाई, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, इस फॉर्म को देखो और जहाँ अगर आपको लगता है गलती, देखो कि गलती किसकी है। सो क्या हुआ, फाइनली रिवॉल्ट के बाद इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी बंगाल के अंदर वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन जो प्लांटर्स थे ना, अब वो क्या कर गए, बंगाल से बिहार की तरह शिफ्ट कर गए, बिहार वाली तरफ चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सेवरली अफेक्टेड। सिंथेटिक डाइज मतलब अब क्या था, लेबोरेटरीज वगैरह में, बाजार वे में अब जो था केमिकल्स जो थे वो आने लगे थे। तो इस वजह से जो ये इनका बिजनेस था ना, इनका प्लांटर्स का, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन तब भी वो चाहते थे कि क्या हो, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए तो कुछ पीजेंट जो थे बिहार में, उन्होंने क्या किया, चंपारण में उनके साथ विजिट किया और वहाँ पे देखा कि इंडिगो कल्टीवेटर्स की पोजीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। महात्मा गांधी ने विजिट किया 1917 में, जहाँ पे उन्होंने चंपारण मूवमेंट जो थी वो इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट चलाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़, ये इतना ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब आपको आगे ये जो है लेट्स रिकॉल वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं, ये आपको खुद करने हैं, ये आपका होम टास्क रहेगा। इसके बाद आपका सेकेंड होम टास्क है फिल इन द ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स भी आपको खुद फिल करनी है क्योंकि चैप्टर मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, तो अभी आप खुद करेंगे। बाकी इसका लेट्स डिस्कस वाला पोर्शन रह जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या किसी को कुछ समझ नहीं आया या किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।